तो बताओ संजय, कैसा एक्सपीरियंस है अभी? कैसा लग रहा है अभी? कोविड के बाद तो अब चालू हो गई क्लासेस वगैरह, मतलब अभी हाँ, कोविड के ऑफलाइन बाद। ऑफलाइन चालू हो गया। हाँ, नहीं, अभी क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही है, लेकिन मैं ओके। कैंपस आ गया हूँ। ओके, कैंपस में रह के। हाँ, मैं कैंपस आ गया हूँ। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं ओके। 219 रैंक आया है। इससे पहले 2 अटेम्प्ट मेरा और था। और दोनों में पहले मैं तो कॉलेज में था उस टाइम पे। तो जस्ट कॉलेज में ऐसे पढ़ने में सही भी नहीं था उतना बढ़िया, नॉर्मल था। और उस समय मेरी रैंक 13,000 के आसपास आई थी। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया कोचिंग के साथ। मैं डीजे ज्वाइन किया था। और वहाँ पे मैंने कई मिस्टेक किया। और उस समय मेरी रैंक 2681 आई थी, 2681। और फिर वहाँ पे भी मैंने कई मिस्टेक किया था। और मैं फिर मिस्टेक को नोटिस किया। उस समय मैं चाहता कोई कॉलेज में एनआईटी या कहीं पे एडमिशन ले लेता। लेकिन मैंने तो मिस्टेक को देखा तो मुझे लगा कि मैं इनको ओवरकम कर सकता हूँ। और अगर मैं इनको ओवरकम कर लेता हूँ, 1 साल दे देता हूँ। और अगर मैं 1 साल में लास्ट में देके मुझे एक बढ़िया कॉलेज मिल जाता तो ठीक है। और वहाँ पे मैंने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया एक भी जगह। एक बाई जगह गांधीनगर अप्लाई किया था, वहाँ पे मुझे कॉल आया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मैं 1 साल की प्रिपरेशन करता हूँ। और मिस्टेक मैं अब जान गया था मैंने क्या मिस्टेक है, उस पर ही मैंने काम किया। और इस बार मैंने प्रॉपर के साथ की तैयारी की। और मेरी 219 रैंक आई इस बार। संजय के बारे में बताऊंगा, जो व्यूअर है, मैं जैसे बहुत काफी बात किया हूँ संजय से, तो एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है। तो आप ना एकदम मन की बात उससे पूछ सकते हो। वो मतलब क्योंकि अभी देखिए फ्रेश फ्रेश ही है, इसी साल गेट में रैंक आया। तो उसको एक्सपीरियंस काफी है कि कैसे, और एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस है। मुझे तो जैसे 4 साल हो गए। तो मैं वही इनवाइट करूंगा आप लोग को, आप अपने क्वेश्चन पूछे और एकदम दिल खोल के पूछिए। हाँ, इवन अगर आप एकदम बॉटम पे भी हैं ना तो भी पूछे, क्योंकि मैं भी बॉटम से आया हूँ ना। इवन नेक्स्ट में मेरे नंबर 25-26 आया करते थे टेस्ट सीरीज में। मैं आपको पिक शो कर दूंगा। तो मैं भी बॉटम से आया हूँ, लेकिन मैं अपने मिस्टेक को देखा और उसको पहचाना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं मतलब पढ़ने में तेज था, कुछ नहीं। मैं आपकी तरह हूँ, एकदम बॉटम से आया हूँ। मैं भी बहुत डांट खाया टीचर से। तो मैं भी आपकी तरह हूँ, आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, मैं बता दूं और आप उसको अवॉइड कर दें। अगर आप ये मिस्टेक को अवॉइड कर गए तो आपका साल बच जाएगा। और ये सब ज़्यादा वही समझ सकता है कि साल का इम्पोर्टेंट कितना, 1 साल गवा के तैयारी कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट मैं फोर्थ ईयर में था तो नहीं निकाल पाया, क्योंकि मैंने मिस्टेक किया था। हो सकता है आप मिस्टेक कर रहे हो और आप उसको अभी सीख जाए ना, तो आपका 1 साल बच जाएगा। और बहुत कीमत होती है 1 साल की। आप हो सकता है ना समझे, आपको समझ जब आएगा जब आपका 1 साल ऐसे बीत जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए, या फिर सर से पूछिए, किसी से भी पूछिए जो वो मिस्टेक अवॉइड कर चुका हो। तो आप उसको जीत सकते हैं। और यही अगर आप उस मिस्टेक को जीत गए तो आप सक्सेस में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अमृतांशु। सर आपकी वॉइस म्यूट है। हाँ, अमृतांशु का मतलब पता नहीं माइक शायद काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने टाइप किया है, कॉलेज जिस दिन जाते हैं उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, तो कैसे मैनेज करें? देखो अमृतांशु, मैं ये बोलूँगा जैसे आप कॉलेज जाते हैं ना, तो आपके पास वीकेंड रहता है। वीकेंड के दिन आपकी क्लासेस रहती होगी। अच्छा म्यूट, हाँ। माइक नहीं आ रही। तो यार एक्चुअली मैं बोलूँगा कि कॉलेज के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। इवन अगर आप मान लीजिए आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, मैं मान लेता हूँ आप थर्ड ईयर में, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को विद इन 2 मंथ भी दे रहे हैं, अभी गेट एग्जाम है, इसको तो मैं नहीं बोलूँगा आप जैसे देखिए थर्ड ईयर वाला, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एडमिशन नहीं ले सकते कहीं, और पीएससी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप थर्ड ईयर में। तो आप एक सेकंड ईयर थर्ड ईयर के देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 मंथ भी देते हैं तो भी आप प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं 8 सब्जेक्ट ना। और यहाँ पे आप ये सोचिए कि आप 2 मंथ देने हैं, तो डेली अगर 1 घंटे भी देते हैं तो भी आपके पास 60 आवर है। वो वेल सफिशियंट है, 60 आवर काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट केवल एक ही है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी।
आपको डेली 1 घंटे मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो मैं कैसे बता दिया 1 घंटे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकाल लेते हैं। और ये भी नहीं हो पा रहा तो मैं बोलूँगा अगर दिन का टारगेट नहीं कर पा रहे हैं एक दिन में 2 घंटे मुझे सब्जेक्ट, तो आप वीक में टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे वीक में 12 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं, तो वो भी बेटर रहेगा। आप अगर ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएंगे ना, जैसे वीक में 10 घंटे देना है, मान लीजिए मिनिमम आपका है कि आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, दिन में नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, वैसे वो होता नहीं, हम सभी जानते हैं कि हम समय को वेस्ट करते जाते हैं ना। और मैं बाई कंडीशन में एक आइडियल कंडीशन ले लेता हूँ कि आप 1 वीक में 10 घंटे भरते हैं, तो भी आप 2 मंथ में लगभग 50 घंटे तो कवर कर जाएंगे, और ये सफिशिएंट होता है किसी भी एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन के लिए। इवन एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए भी मैं बोलूँगा ये सफिशिएंट है 50 आवर, तो आप कर सकते हैं। और वैसे सच्चाई है कि हम करना नहीं चाहते हैं, हम प्लानिंग करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो यही है कि आप, मैंने पहले बोला कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपके लिए एक नंबर लगेगा, बाकी आप कर जाएंगे। सर मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सर, अगर मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा तो फिर मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, तो फिर आपको एनालिसिस करने में थोड़ा सुविधा होगा कि मेरा कंडीशन जो कैसे मेरे को हैंडल करना चाहिए। तो मैं बताऊँ सर? कोई नहीं, बता सकते हो। जैसे मैं 2000 मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो जैसे 2020 में मैं पास आउट हुआ था। फिर कॉलेज टाइम में मैं एक बार कोचिंग किया था गेट फॉर्म से, तो फिर वहाँ पे सारे सब्जेक्ट तो खत्म नहीं हो पाया था उस टाइम में, लगभग 5-6 सब्जेक्ट हुआ था। फिर उसमें लेके प्लेसमेंट में चक्कर में गेट दिया था तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। उसके बाद में एक जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। फिर लास्ट ईयर 20 दिसंबर में मैं जॉब छोड़ दिया। फिर जनवरी में 1 महीने पर के गेट दिया था, वो 22-23 मार्क्स ही आया था मेरा। फिर मैं जनवरी के बाद प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया। फिर अभी क्या किया कि पुराना जो जितना भी मेरा नोट्स था, मेरे को लगा कि उतना सफिशिएंट है नहीं, तो मैं पूरा लेक्चर देख के गेट एकेडमी या अन अकेडमी से पूरा लेक्चर बनाया। फिर अभी मेरा लगभग 4 सब्जेक्ट में कमांड बन गया, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन भी बन रहा था सब कुछ। अभी ईडीसी और सिग्नल भी खत्म कर लिया मैं, लगभग मेरा 6 सब्जेक्ट और मैथ का आधा में कर लिया। अभी जब रिवीजन करने आ रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा जो जिसमें मेरा बहुत ज्यादा एनालॉग में बहुत कमेंट, मतलब एनालॉग का क्वेश्चन देख के मेरा बन जाता था, बहुत कमेंट तो बन गया था। एक्यूरेसी में फोकस करना चाहते हो, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन है, उनमें से अगर 12 to 13 या 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छे से बन रहा है। अगर मैं 20 या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा मिस्टेक हो रहा है। वो भी मिस्टेक मेरा कॉन्सेप्चुअल नहीं हो रहा है कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसीलिए नहीं, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। और टाइम के साथ ज्यादा फास्ट करने जाता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, ऑप्शन मेकिंग में गलती हो जाता है, नहीं तो कैलकुलेशन में होता है, इस टाइप का हो रहा है। तो फिर जून जुलाई में जैसे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा था कि इस बार तो मैं गेट में अच्छा कर ही लूंगा, लेकिन अभी जितना टाइम पास आ रहा है तो डर भी लग रहा है कि नहीं प्रिपरेशन ठीक से हुआ नहीं, मतलब ये ऐसे मैंने कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है मेरा दिन दिन। और मेरा 3 सब्जेक्ट ही बचा हुआ है अभी, ईएमटी, कम्युनिकेशन और मैथ्स का आधा बचा हुआ है। और एफटी तो कुछ कुछ आता ही है, हम सोचे कि दिसंबर और जनवरी 2 महीने एफटी कर लूंगा। तो इस सिचुएशन से मेरे को कैसे हैंडल करना चाहिए, कि अब कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इसका कुछ गाइडेंस दीजिए। देखो पहला पॉइंट यार ये कि हम ना कोई भी चीज़ 100% नहीं कर सकते हैं। मैं भी कोई टॉपर कर लेता हूँ लेकिन मेरे कंडीशन में मैं भी कोई भी चीज़ 100% नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आपके 55 क्वेश्चन में मान लो कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, तो उतना एज्यूम करके चलो कि उनमें उनको पकड़ के नहीं बैठना कि यार नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हो जाता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उनको इग्नोर करो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आपके 55 नहीं हो रहे, में मतलब 25-30 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो कंडीशन नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मतलब होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ऑलमोस्ट आई थिंक होता ही होगा। और दूसरी चीज़ आते हैं कि जैसे मिस्टेक ना,
एक्चुअली कंसंट्रेशन होता है, आप जो क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके पेपर पे होना चाहिए, आपके एक क्वेश्चन के एक एक लफ्ज पे होना चाहिए, और क्वेश्चन को पढ़ते समय स्ट्राइक में होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस टाइम पे दुनिया भर की कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए दिमाग में। इवन आपके सिस्टम के साइड में क्या है वो भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है आप मिस्टेक को इतना अवॉइड करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे आपके साथ कोई मिस्टेक हो रही है ना, उसको आप नोट करिए। मैं नोट करता था, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, और वो इनकरेक्ट भी लिख देते हैं, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, आपने नॉट को ध्यान नहीं दिया। और दूसरी चीज़ हो गई, जैसे उन्होंने बोला कि आपको डबल डिजिट आंसर लिखना है ना, और आपने वहाँ पे सिंगल डिजिट लिख के चलाया, तो ऐसी चीज़ें आप उनको नोट करिए। तीसरा होता है, वो क्वेश्चन में मेंशन करते हैं आपको बेस्ट आंसर देना है, आंसर चार के चारों ऑप्शन आएंगे, लेकिन उनमें से बेस्ट आपको चुनना है। तो ये सब चीज़ें आप जब मिस्टेक को नोट करके रखेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आप पेपर देने जाएंगे तो इसको देखिए ना। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती आइडियल कंडीशन की आप लेके चलिए कि हर क्वेश्चन आपसे बन जाए। एनालॉग के कभी कभी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि मिस्टेक को आप नोट करिए, तभी वो मिस्टेक कभी हो पाए। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं ना, अगर आप उसको भूल गए तो वो मिस्टेक फिर आएंगे और आप उसको फिर करेंगे। आप इसको अवॉइड तभी कर सकते हैं जब इसको नोट करके आप कर रहे हों। और आपने बताया कि आपका EMT कम्युनिकेशन डाउन है। EMT कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। मैं पर्सनली बोलूँगा कि आप ठीक है, आप 100% मत करिए, लेकिन एटलीस्ट उसमें इतना करिए कि आप 50-60% को कवर कर लीजिए, क्योंकि EMT कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ FT को आप बाई साइड करते रहिए, दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा प्रॉपर देते रहिए और करते रहिए बस। और मैं ये बोलूँगा कि हाँ, डर लगता है यार, मुझे भी लगता है, हर किसी को लगता है, जब आप पेपर दें नंबर नहीं आते तो डर लगता है कि क्या है। मैं लास्ट में तो जब मैं जनवरी में मैं पारा फुल लेन दिया था, कई दिनों बाद मेरे लगभग 30 अराउंड नंबर आए थे। मैं भाई 2 दिन बुत था, मैं पार्क में जाता बैठा, 2 दिन मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया, तो मेरी ये कंडीशन डाउन थी, क्योंकि मैं 2 साल प्रिपरेशन कर चुका था। और उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में जनवरी में जाके मेरे 30 नंबर आए थे। मैं 2 दिन बिल्कुल एकदम मेरी कंडीशन, मेरा दिमाग नहीं काम कर क्या करूँ। फिर मैंने एक दोस्त से बात किया, उसने मुझे ये बताया कि यार डिवीजन कर और अपने कंसंट्रेशन पे ध्यान दे, क्योंकि मिस्टेक हो रहे हैं, मिस्टेक तभी कम होंगे जब तेरे कंसंट्रेशन बनेंगे। तो मैं भी ये बोलूँगा, अगर तेरे मिस्टेक हो रहे हैं तो अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर और मिस्टेक को नोटिस कर ना। मिस्टेक होंगे, वो कॉमन सेंस है, हम ह्यूमन है, किसी भी चीज़ में एरर होती है, तो हमारे अंदर भी एरर होगी, लेकिन उसको नोटिस करो और कंसंट्रेशन के साथ इम्प्रूव करो। सर मेरा EMT में एंटेना वगैरह और ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा बहुत कमेंट है, उसमें एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो प्लेन वेव जैसे नॉर्मल इंसिडेंट, ऑब्लिक इंसिडेंट, ये सब में तभी नहीं पढ़ा था 20 के टाइम में, और अभी भी मतलब उतना है नहीं। हम सोचे कि कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या, मतलब कि लेक्चर देखने जाऊंगा तो फिर 1 महीना लग जाता है सब्जेक्ट खत्म करने के। लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन। तो हम सोचे कि अभी जितना मेरा पुराना नोट्स है वहीं से क्वेश्चन बनाओ, और जिस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक का लेक्चर देखो और प्रीवियस ईयर बनाओ। क्योंकि जैसे पिछले सब्जेक्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाया, इधर उधर का क्वेश्चन बहुत सारे बनाया, लेकिन अभी अगर इधर उधर बनाने जाऊंगा तो फिर मेरा टाइम का इशू हो रहा है कि रिवीजन साथ में टेस्ट, और तो इतना सफिशिएंट होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स पढ़ के जाओ इस 2-3 सब्जेक्ट के लिए। देखो, लेक्चर अगर आप बोले तो मैं भी बोलूंगा कि लेक्चर हटाओ, लेक्चर मत करो, हो सकता है टाइम ना हो आपके पास ना। आप फार्मूले देखिए। और EMT का मैं बताऊं, ऑब्लिक, ये दो आपने बोला ऑब्लिक प्लेन का ना, और ट्रांसमिशन लाइन, आप फार्मूले देखिए। अगर आपको ऑब्लिक का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आप उसमें 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं आपको इतना बोलूंगा, 5 या 3 करिए ना, आपको कमांड अपने आप आ जाएगा। हो सकता है पहले दिन लगे 3 घंटे करने के बाद की 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगे कमांड नहीं, लेकिन आप करिए, उसके बाद उसको जब रिवाइज करेंगे ना, आपको वो टॉपिक आ जाएगा। तो आप फार्मूले देख के कर सकते हैं, नोट करके आप थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन, क्योंकि फाइनल तो क्वेश्चन ही आएगा ना, आपको प्रैक्टिस ही तो करना है। थैंक यू सर। और एक चीज और, ये जो मैं बोला आपको ना, ये मेरा है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी पे अप्लाई ना करें, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इसको फील कर चुका हूँ 3 साल। एक चीज मैं फील कर चुका हूँ ना। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आप 100% नहीं
कर पाए, क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। कोई जो चीज किसी के साथ हुआ रहता है आप उसको करना, हो सकता है आप कुछ अलग फील करें जब आप उससे जाएंगे। आप 3 क्वेश्चन करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको उसको 3 क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, आपको 5 क्वेश्चन, तो जाइए आप 5 क्वेश्चन करिए। हाँ बस यही था। एक रोहन मुकेश का क्वेश्चन है, सर आज से स्टार्ट करूँ तो 35 मार्क कैसे ला सकता हूँ? इसी ब्रांच स्ट्रेटेजी बताइए प्लीज। मुझे आईआईटी गांधीनगर जाना है, एससी रिजर्व कैटेगरी, 35 मार्क्स सफिशिएंट है फॉर रिजर्व कैटेगरी। हाँ रोहन, देखो मैं ये बोलूँगा कि अभी से ये डिसाइड करके मत चलो कि मेरे 35 नंबर लाने हैं, मुझे आईआईटी गांधीनगर जाना है ना। आप मेन चीज कर्म पे फोकस कीजिए, कर्मा सबसे ग्रेट है ना। आप जितना मेहनत करेंगे, हो सकता है आप आईआईटी बॉम्बे आ जाए, आईआईटी गांधीनगर से भी बेटर। हो सकता है आप आईएससी निकल जाए, रिसर्च से इंडिया के नंबर 1 ना। तो मैं पहले सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आप ये टारगेट मत करिए कि मुझे 35 नंबर लाना है कि और आईआईटी गांधीनगर जाना है। और दूसरी चीज 35 नंबर आईआईटी गांधीनगर, हाँ आई थिंक आपको मिल जाएगा 35 नंबर पे, जो मैं आपको प्रैक्टिकल कंडीशन बता दिया। लेकिन मैं अपने साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि आप अपने आप को लिमिट मत करिए कि हाँ मुझे 35 नंबर जाना है। यार लोग 80 नंबर ला रहे हैं, आप 35 की क्या बात कर रहे हो ना। तो आप एम को हाई करिए। अगर आप 35 हाई करके एम करके चलेंगे ना, तो आप उससे कम ही आएंगे। इतनी मेरी मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका एम इतना है तो आप उससे कम आएंगे। तो एम को थोड़ा हाई करिए और कर्म पे फोकस करिए, आप मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाएंगे। ओके, तो ठीक है, लेकिन आप पूरे इंडिया भी घूम सकते हैं ना। आप ये सोचिए, मैं बीटेक लाइफ में काफ़ी घूमा। मैं राजस्थान गया, राजस्थान में कई प्लेस घूमा। यहाँ कोट ये शिमला मनाली रोहतांग पास होके आ चुका हूँ। उत्तराखंड का 3 टूर मार चुका हूँ। अभी बॉम्बे में हूँ। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो घूमो यार, इंडिया बहुत प्यारा है, भारत देश बहुत प्यारा है। ठीक है, आप गुजरात रहना चाहते हो, वो बढ़िया चाहिए। हेलो सर। हाँ मोहम्मद कैफ। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा नाम शेख मोहम्मद कैफ है सर, मैं बम्बई से ही हूँ। हाँ यहाँ कुर्ला में, आप पवई में होंगे सर। हाँ हाँ, मैं मुंबई पहुँच नज़दीक, 1 घंटे का रास्ता ही है। तो हूँ। सर एक मैं अभी घंटे में 3rd ईयर में हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में। तो सर मैं अभी गेट का फॉर्म फिल कर दिया हूँ। तो मैं इस साल गेट देने वाला हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ। तो सर मैंने अभी तक ना 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया हूँ, और दोनों हाई वेटेज है। एक एप्टीट्यूड कर लिया हूँ और एक जियो टैग, 15-15 मार्क्स के दोनों है। तो एप्टीट्यूड इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो मैं लगभग 12 से 13 मार्क्स वहाँ कंप्लीट कर लिया हूँ। और मैथ्स को आधा कंप्लीट कर लिया हूँ, 3 चैप्टर शुरू के हो गए। और सर मैं अभी मतलब रनिंग में हूँ, अभी एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का आता है, उसको भी पढ़ ही रहा हूँ। तो सर जो मैंने पुराने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया हूँ ना सर, तो जैसे शुभम दाबी सर और डांडे सर, इन सब की वीडियो देखता हूँ तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन मैं फिर अभी सर टाइम कम है, मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने जा रहा हूँ तो रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जिस दिन रिवीजन कर रहा हूँ उस दिन ऐसा लग रहा है कि आज मैंने नए सब्जेक्ट को कम कंप्लीट करा हूँ, और जिस दिन रिवीजन नहीं करता हूँ उस दिन ऐसा लगता है आज मैंने ज़्यादा नए सब्जेक्ट को फोकस करा हूँ। तो रिवीजन भी करना है और सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है, तो ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है सर। मैंने एक ही चीज़ में अभी अच्छे से कर पा रहा हूँ। कैफ में आपको टोटल आप में कितने सब्जेक्ट आते हैं सिविल में लगभग, मैथ एप्टी को लीव करके? सर टोटल लगभग 10 सब्जेक्ट तक का आते हैं सर, 10 से अच्छा 12 तो टोटल है। अच्छा, आप 3rd ईयर में, आपको बोलूंगा अपने तरफ से, लेकिन आप इसको जरूरी मत समझिए कि लेना है। मैं आपको अपनी तरफ से गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप कोशिश करिए 5 या 6 सब्जेक्ट पे कमांड लाने की कोशिश करिए ना। और मैथ एप्टी तो आपने मतलब कॉमन है, वो तो ठीक है, मैथ एप्टी कॉमन। आप कोशिश करिए 5 या 6 सब्जेक्ट को कमांड लाने की कोशिश करिए। और आपने जैसे बोला कि रिवीजन नहीं करने पे हो जाता है, सबके साथ होता है। अगर आप कोई भी चीज़ रिवीजन नहीं किए तो आप भूल जाएंगे चीज़ें ना। तो आप रिवीजन करने का समय निकालिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप रिवीजन करने का समय निकालिए। दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा कर सकते हैं, वैसे कोशिश करिए या कि आधा घंटा 1 घंटा निकाल लीजिए। और तीसरी चीज़ कि जैसे आपने बोला कि कुछ दिनों बाद मतलब देख के लगता है कि पढ़ा नहीं है ना, उसका रीज़न रिवीजन ही है। और मान लीजिए कोई चीज़ आपसे नहीं होता है ना, मतलब आपने उसको एक बार पढ़ा और दोबारा देखना फिर आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस मारिए क्वेश्चन।
समय निकाले। समय का तो वैसे अभी काफ़ी दिक्कत चलेगा आप लोग के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी अक्टूबर में पहुंच गए हैं। मैं आपको बोलूँगा आप रिवीजन के साथ इसको बैलेंस करिए, और रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन को नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, तो रिवीजन आप प्रॉपर करते रहिए। सर मैंने सोचा ऐसा ना कि सर मतलब अभी ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और मैथ्स मतलब टोटल 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ, उसके बाद रिवीजन चालू करूँ, तो ये सही रहेगा या अभी रोज जो नहीं 2 नहीं नहीं सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ उसको करते रहो अभी साथ में? नहीं नहीं, मेरे तरफ से मैं तो बोलूँगा कि आप रिवीजन आपको हाफ एन आधा घंटा या 1 घंटा आपको देना है दिन भर में, तो वो आपको दे को मैं बोलूँगा आप देते रहिए। बाकी शुभम सर से पूछ लो, हो सकता है शुभम सर बढ़िया गाइडेंस दें। नहीं, मैं भी यही बोलूंगा। देखो क्या होगा ना, रिवीजन अगर नहीं करने से आगे आगे भले ही बढ़ते जाएंगे 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, पर 4 होने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक्चुअली। और खास कर ना तब ज्यादा हर्ट करता है ना। मान लो तुमको लगा कि जैसे जियोटेक बोले, जियोटेक मेरा अच्छा है, एक दो महीने बाद देखे जब जियोटेक छू रहा हूँ तो जियोटेक का मेरे को याद ही नहीं आ रहा, तो तब तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन लगता है। तो रिवीजन तो मस्ट है। मैं जैसे बताया ना, जैसे संजय बोला कि दिन को बांट लो पार्ट में, कि ऐसा भी करो कि कुछ पार्ट दो आप जो बचा हुआ सब्जेक्ट करने के लिए, कुछ पार्ट रिवीजन को दो, तो रिवीजन करना ही है। पर ठीक है सर, मतलब ऐसा दिन भर कैफ में मैं डिवाइड तुम्हें कर लेता हूँ। पर्सनली बोलूँगा, कैफ मैं तुम्हें पर्सनली बोलूँगा कि ये मत करना कि मैं सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लूँ फिर रिवीजन करूँ ना। आप एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं रिवीजन कैसे करना, लेकिन रिवीजन करते रहिए, रेगुलर करिए। आप दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा सुबह मॉर्निंग का बेटर रहेगा। मॉर्निंग का अगर दे सकते तो मॉर्निंग का रूटीन रखिए और उसको रिवीजन करते रहिए। और अगर आपने रिवीजन को मिस किया, आपको लगा कि 4 मंथ बाद में आके इसको रिवीजन करूंगा ना, तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। मैं लास्ट में एक फोटो दिखाऊंगा, आप वहाँ से रिवीजन वाला आपको आइडिया लग जाएगा। ओके सर, मतलब सर मैं रोज रिवीजन करता हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, और प्रैक्टिस भी सर रोज करूँ कि वो भी बाद में करूँ? प्रैक्टिस को आप थोड़ा एक्चुअली डिपेंड करता है यार कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, पहली प्रायोरिटी रिवीजन रखिए, और प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा। ओके सर। सर अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो सर कैसे मिल सकता? मतलब आप बहुत नज़दीक हैं हाँ, आप मेरे। मैं शुभम सर से अपना वो जीमेल में जीमेल और वो क्योरा का आईडी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ आशुतोष। सर मेरा ये पूछना था सर कि दोपहर में सर खाना खाने के बाद सर बहुत ज़्यादा नींद आता है सर, तो मेरा मतलब पिछले 2-3 मंथ से ऐसा आदत हो गया है कि मैं रोज़ दोपहर में सोता हूँ। तो सर मेरा सबके साथ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, मेरे साथ तो भी होता है। सर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ सर, तो मेरा गेट का पेपर सर 3 बजे से लेकर 6 बजे वाले शिफ्ट में होगा। हाँ सर, तो मेरे को उसी से रिलेटेड पूछना था कि दोपहर में सर कैसे थोड़ा मैनेज करें। देखो मेरे साथ भी हुआ कि अगर मैं दोपहर में चावल खा लिया ना, और ज़्यादा खा लिया हूँ, चावल हाँ प्लस सर। ज़्यादा खा लिया हूँ, तो नींद तो आनी है। और मौसम भी ऐसा चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर वाला मंथ नींद वाला काफी होता है, तो अवॉइड करिए। मैं तो अवॉइड करने लगा था, मैं चावल को मिनिमाइज कर दिया था और दोपहर का खाना भी मिनिमाइज कर दिया था। और प्लस मैंने लास्ट में जितने भी फुल लेंथ दिए थे ना, मेरा टाइम सेम था एग्जाम का, तो मैंने अपने आप को, अपनी बॉडी को एग्जाम के रूप में कर लिया था। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप मतलब कि चावल को अवॉइड करना, छोटी चीज है। कम खाइए, रोटी कम सर खाइए। थैंक यू सर। हम्म, सर हेलो। हाँ हाँ काली पद। हाँ बोले सर, रिवीजन जैसे कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर को दोबारा बनाओ कि रिवीजन नोट से करो, मतलब कि जो मेरा नोट बना हुआ नोट से वहाँ से रिवीजन करूँ कि रिवीजन करने के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही दोबारा? जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था तो उसमें स्टार कुछ लगाया हुआ था कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे कि लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, जो फर्स्ट टाइम में नहीं हाँ बना था कुछ कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले तो आप डिवीजन को नंबर 1 प्रायोरिटी रखना, ठीक है? क्योंकि जब आपको फार्मूले नहीं पता तो आप क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे ना। और दूसरी चीज़ कि जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में आप गेट की बुक की बात कर रहे हैं, हाँ गेट प्रीवियस ईयर बुक।
अच्छा, तो एक चैप्टर में मान लीजिए 180 क्वेश्चन है ना, अगर आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया होगा तो 30% क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, तो आपको ऐसे ही कुछ। 60 क्वेश्चन, हाँ आपको 60 क्वेश्चन देना है, और 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मिनट मान के चलिए तो 180 मिनट ना, तो 3 आवर लग रहा है, आप दे सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, मैं भी दिया था कुछ। जैसे वही मैं अब जो जैसे बोल रहा था, जैसे मेरा 4 सब्जेक्ट में इतना अच्छा कमेंट बन गया था, अभी मेरा 2 महीने से मैं नया सब्जेक्ट कर रहा था, सिग्नल और ईडीसी, तो फिर अभी जो खोल रहा हूँ तो कुछ कुछ जैसे बीजेटी में, मतलब कि जैसे एनालॉग में मेरा इतना अच्छा कमेंट बन गया था, एनालॉग नेटवर्क कंट्रोलर डिजिटल में, अभी जैसे फील कर रहा हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जैसे मॉसफेट एम्पलीफायर वगैरह जो होता है ना, इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, जैसे 3-4 मॉसफेट एक साथ कास्केड कर दिए, जैसे मैं लिख के तब बता सकता था, लेकिन अभी वो सब छूट गया, फिर मेरे को लेक्चर देखना पड़ रहा है, वहां से टाइम जा रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है। ऐसे हर सब्जेक्ट में, जैसे डिजिटल में मेरा सेट ऑफ टाइम होल्ड टाइम वाला क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होता है, जैसे सारे क्वेश्चन में तो नहीं होता है, कंट्रोल में जैसे नाइक्विज बोर्ड और रूट लोकस में मेरा ज्यादा दिक्कत होता है, बाकी टॉपिक में तो मेरा क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी क्या करना चाहिए मेरे को, जो बहुत अच्छा, सब्जेक्ट में बहुत आप अच्छे से बता कर सकते हैं लेता। कि, हाँ बोलिए। आप बता सकते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे मैं गैप दिया था, कुछ दिन नहीं करा था, मेरे को लग रहा था कि मेरे को याद है सर कुछ, कभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ तो ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करता था, वही वही क्वेश्चन कर रहा था, फिर दिक्कत यह हुआ कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पोस्ट करता था वही टॉपिक रिवीजन हो गया, और बाकी टॉपिक तो मैं थोड़ा न्यू सब्जेक्ट पे पीछे भागा था कि न्यू सब्जेक्ट खत्म कर लूँ फिर बाद में रिवीजन करूंगा, ये तो इतना अच्छे से कर ही लिया है। फिर अभी देख रहा हूँ कि थोड़ा मतलब कि कॉन्फिडेंस लो भी हो रहा है, और फिर से लेक्चर देखना पड़ रहा है, इसमें टाइम भी जा रहा है, मतलब वही सारे टॉपिक में। हाँ, इसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, रिवीजन। आपने जब पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन नहीं किया, इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट फार्मूले का रिवीजन नहीं किया। जब आप जो चीज़ पढ़े हुए हैं और उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपके साथ यही होता है जो आपके साथ हो रहा है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी नोट्स को रिवाइज कर जाइए, वो 1 या 2 घंटे लगेंगे ना। पहले नोट्स में आपने जो जो बोला, जैसे कैस्केडिंग मॉसफेट है, वो उस समय हमें काफ़ी टफ लगता था, लेकिन अभी एमटेक कर रहा हूँ तो हमारी ज़िंदगी वही है, कैस्केडिंग, वो हमें काफ़ी ईजी लगता है। हमें ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने उस पर काफ़ी काम कर चुके हैं अभी। तो अगर आप ने उसको रिवीजन नहीं किया तो आपके साथ यही लग रहा है, आप नोट को खोलिए और कैस्केडिंग को, आपको पूरे एनालॉग में नहीं जाना है। आपको पता है कि आप इस टॉपिक पे आपका इस टॉपिक पे कमांड जा रहा है, आपने उसको पढ़ा हुआ, आप सिर्फ उसी टॉपिक पे जाइए, और मैक्सिमम 1 या 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा लगता है, आपको नोट को देख लीजिए, और बेटर हो तो उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, 4 या 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वो अपने आप को कमांड आ जाएगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि आपने एक बार कर चुका है इसे। जैसे नेटवर्क में 3 बार पढ़ चुका हुआ, 10 टेस्ट भी दे दिया, मतलब कि इस बार सिद्धार्थ सबरवाल सर जिसने यार 1 लाया था, उसने एक टेस्ट सीरीज किया था, उसका टेस्ट सीरीज में सर का खरीदा, तो एक एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो उसका 10 टेस्ट भी दे दिया, नेटवर्क को 3 बार रिवीजन भी कर लिया, फिर बाद में मैं 1-2 महीने कुछ पढ़ा नहीं, तो उस टाइम मेरा जैसे क्वेश्चन देख के मैं बन जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि तो ऐसे हम सारे सब्जेक्ट में कैसे टाइम दे पाएंगे, तो जब कर रहा हूँ तो तब ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे को नया सब्जेक्ट भी खत्म करना है, जब गैप तो आएगा ना कि इतना कर लिया मैंने, ठीक है फॉर्मूला वगैरह तो याद है, लेकिन जो क्वेश्चन देख के ना कुछ कुछ होता है कि 2 पोर्ट में ज्यादा कुछ अंडर रिजल्ट जो है वो याद रखेगा, तो देख के मेरे को पता चल जाएगा कि ऑप्शन से ही मैं आंसर क्लिक कर सकता हूँ, जो उस टाइप का दिमाग तब था क्वेश्चन देख के, अभी इतना हो नहीं पा रहा है, मतलब कि जो जैसे ही गैप दे रहा है उस सब्जेक्ट में, ऐसे फिर रिवीजन कर लेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर तो मेरे को गैप देना ही पड़ेगा, फिर मैं एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। पहली चीज की, एक सब्जेक्ट को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। किसी भी चीज में मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर सकता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में आप 100% कभी भी नहीं हो सकते। आइडियल कंडीशन है कि कोई भी 100% हो जाए ना। आप सोच रहे कि नेटवर्क के हर एक क्वेश्चन कर लूँ, तो ये इम्पॉसिबल है, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आपको अगर 60-70% क्वेश्चन बनने ना, 70% बनने, तो भी आप एक अच्छे पोजीशन पे, मैं आपको ये बोलूँगा। और दूसरी चीज़ कि आपने टेस्ट सीरीज की बात की ना, देखो यार, टेस्ट सीरीज का क्या है कि कुछ लोग का टेस्ट सीरीज वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी अजीब होता है। मैंने भी बहुत टेस्ट सीरीज दिया इस कंडीशन, जैसे एस एकेडमिक का टेस्ट में पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उनके क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं और थोड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। और जबकि मेडिजी की बात करो तो मैं मेडिजी को बहुत प्रोफेशनल मानूंगा।
मेडिजी की टेस्ट सीरीज में एक नंबर का प्रोफेशनल मानूंगा, क्योंकि इनके पीछे रीजन है, इनके यहाँ जितने भी हैं वो एक बढ़िया रैंकर पड़े हुए हैं और सबका एक कॉम्बिनेशन है, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का एक रैंकर कॉम्बिनेशन मिला के वो टेस्ट सीरीज बनाए हैं। तो आप उनके टेस्ट सीरीज देंगे तो हो सकता है वहाँ से आपको आइडिया लगे। और ये भी है कि हर एक का टेस्ट सीरीज अलग अलग होता है, तो वो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में टफ डालते हैं, कुछ लोग इजी डालते हैं और कुछ लोग बीच का डालते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप किसका टेस्ट सीरीज प्रीफर कर रहे हैं। और ये भी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 100% नहीं कर पाएंगे ना, आपने रिवीजन नहीं किया इसलिए आपके सब्जेक्ट इसमें कमांड में नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके 60-70% भी हो रहे हैं तो भी आप एक उतना प्रॉपर है। आपको एक सब्जेक्ट पे चिपक के मत बैठना कि इस पे 100% मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, आप अगले सब्जेक्ट पे मूव करिए। मान लीजिए आपके टोटल 10 सब्जेक्ट है ना, और आपके 70% मिनिमम एक बन रहे हैं क्वेश्चन, तो भी आप 70 नंबर के अप्रॉक्स हैं। दो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 70 नंबर सफिशिएंट नंबर है, आप 100 रैंक के अंदर है। तो आप क्यों भाग रहे हैं एक सब्जेक्ट के में 100% के पीछे, मत भागिए। आपको लगेगा कि हाँ एक सब्जेक्ट में 100% भाग के आप कर लेंगे, नहीं, आपको एंड में बहुत लगेगा कि यार मैं मतलब एक सब्जेक्ट पे पढ़ा, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को मूव करिए। और 100% इम्पॉसिबल है, कभी भी आप 100% नहीं कर सकते। जैसे सर मेरे पास मेडीजी का भी टेस्ट है, मेडीजी का सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट हुआ है दे दिया, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो अभी 2 टेस्ट देने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो मेडीजी का सिर्फ जो इतना ही हो जाएगा। हम यही सोच रहा है कि सौरवल सर का जो टेस्ट है वो ज्यादा टेस्ट है यार, मेडीजी का दूंगा तो मैं खत्म कर लूंगा सारे टेस्ट, तो एक ही टेस्ट दूंगा रिवीजन करूंगा, यही सही रहेगा, यही पूछ रहा हूँ मैं। ज्यादा फुल लेंथ के पीछे, मतलब फुल लेंथ नहीं, ज्यादा सब्जेक्ट वाइज के भी पीछे मत भागिए और कोशिश करिए कि बेस्ट को, प्रोफेशनल को पकड़ के रखिए। और अगर आप करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं ना, लेकिन अगर फुल लेंथ की बात करूंगा तो मैं फुल लेंथ बोलूंगा, आप जितना कर सकते हो उतना करिए और बेटर होगा आप बेस्ट से चिपक के रखिए। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी शुभम सर अगर कुछ कहना चाहते हैं इस पर। सर मेरा सर शुभम सर से सवाल है। सर जैसे मैंने अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू किया है, जैसे आपने कहा था कि टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स मतलब कम करो, हाँ, तो सर मैंने टेस्ट तो दिया, मगर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन करता हूँ, फिर बाद में एक आधी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई, तो फिर ऐसा सोचता हूँ कि चलो भाई फिर से प्रैक्टिस करते, फिर से आते, तो टेस्ट वहीं पे स्टॉप करके फिर रिटर्न आ जाता हूँ सर। तो ये सही है या गलत है? नहीं, एकदम गलत। ये देखो, मतलब तुम ये मानो कि हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गेट एग्जाम में जाएंगे तो ये ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहा तो रुक जाओ मैं बुक पढ़ के आता हूँ, ऐसा करके, ये नहीं है। देखो गेट का मतलब टेस्ट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये मॉक है, मतलब मैं घर में बैठ के वो एक्सपीरियंस करूँ जो मेरे को गेट एग्जाम में करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी है, भले ही मतलब उल्टा इस चीजों से डील करना सीखना है, पता है, भागना नहीं है इससे कि मेरे को क्वेश्चन नहीं बना तो मैं कैसे डील करूंगा उस समय पे। मतलब गेट में भी ये सिचुएशन आने वाली है, जैसे संजय ने बोला 65 में 65 क्वेश्चन कोई नहीं बनाता, कोई भी नहीं। मेरे खुद 52 क्वेश्चन थे, उसमें 47 कुछ सही हुए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बनेंगे नहीं, तो आपको ना खुद को तब समझाना है कि यार कोई बात नहीं, नहीं बन रहे, मैं स्किप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो ये सब चीजें सीखनी है। हाँ मैं भी बोलूंगा हाँ, यार इसको अवॉइड करना, बिल्कुल भी अवॉइड करना कि आप मतलब टेस्ट के बीच में उठ के देख रहे हैं। आप टेस्ट के समय करिए और बाद में टेस्ट देने के बाद उसको नोट कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक था, उसको पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो वो आपको उसको कवर कर सकते हैं, आप उसको जीत लेंगे, अगले मतलब अगले टेस्ट में आप उसको कवर कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसा लगता है, मगर कुछ क्वेश्चन बनने के बाद एक आधे क्वेश्चन लगता है अरे यार पहले प्रैक्टिस करके फिर आ जाते हैं, ऐसा थॉट्स मन में आता है सर। तो मैंने 2-3 बार ऐसा किया तो हो जाए, तो कैसे अवॉइड करें सर इसको? बस इसको यार तुम ही अवॉइड कर सकते हो, कोशिश करो कि अगली बार ऐसा मत करना, अवॉइड हो जाएगा। इनिशियली लगता है, मतलब टेस्ट जैसे समय लगता है कि यार मैं पढ़ा हुआ फॉर्मूले मेरे पास रखा हुआ है, इवन मेरे बगल रखा हुआ है, लेकिन आप मत देखिए उसको, टेस्ट के बाद देख लीजिए। क्योंकि आप लास्ट में यार वो 3 घंटे मैटर करते हैं, ठीक है, लास्ट में वही मैटर करेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। और अगर आप यहीं पे अगर बोल जा रहे हैं तो क्या आप अपने आप से क्या उम्मीद लेके चलेंगे, आपके यहाँ फाइनल एग्जाम में जाके कर लेंगे। देखो सचिन, एक रियलिटी कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, हम आइडियल कंडीशन पे नहीं रहते हैं कि अभी मैं कर ले रहा हूँ बाद में कर लूंगा। अगर आप खुद से पूछिए अभी आप ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या गारंटी है कि आप ऐसा नहीं करेंगे।
तो अवॉइड करिए, मैं बोलूँगा कि अवॉइड करिए इसे। हाँ सर, ओके सर, ध्यान रखूंगा सर इसका। हाँ थैंक यू। हेलो हाँ जयंती। हेलो सर। सर मतलब एक्चुअली अभी ईएमटी और कम्युनिकेशन बाकी है, मतलब थ्योरी पार्ट कवर है, प्रैक्टिस जो है अभी वो बाकी है। बाकी सारे सब्जेक्ट हो गए हैं और सीओए बाकी है। तो सर अभी मतलब क्या करना चाहिए, कैसे सारे सब्जेक्ट को आप एक साथ लेके चले? आप थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर पास आउट? सर फाइनल ईयर स्टूडेंट। अच्छा फाइनल। देखो ईएमटी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर मार सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं बोलूँगा पाइपलाइनिंग एक टॉपिक है, आप पाइपलाइनिंग को देख जाइएगा। और बाकी ईएमटी कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। तो आपने बोला कि थ्योरी देख चुका है, तो आप थ्योरी को हटाइए बगल में और प्रैक्टिस मारिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप गेट बुक उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। और डिवीजन करते रहिए कि प्रीवियस सब्जेक्ट आपने जो किया है उसका भी रिवीजन भी करते रहिए। बस मैं यही बोलूँगा आपको। हम सर बेसिकली हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सीओए को कैसे मतलब देखें, कैसे करें उसको? एक मिनट रुक जाओ, मैं सीओए में लिखा हुआ था। सर सीओ एनपीटीएल गेट पोर्टल पे सर कुछ अरे वीडियोस है। सेशन में हूँ। हाँ वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। ओके सर हाँ याद आ एक्चुअली गया। हाँ याद आ क्वेश्चंस के गया। बारे में पूछना था कि कहाँ से करें सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी तो मतलब नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले साल से ही है। ओके मैं वो याद आ गया। उसमें पता है कि क्या था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एक वो टॉपिक था, एएलयू वाला था, एएलयू डेटा पाथ का था, और एक पाइपलाइनिंग था। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। और बाकी उसके अलावा एक वो था, एक डिफिनेशन वाला था, तो डिफिनेशन आते तीन तीन टॉपिक मुझे याद है। और इन्हीं तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60-70% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। तो आप यहाँ से कर जाइए। और वो जो वो अभी किसी ने बोला कि एनपीटीएल पे है ना, हाँ आप पाइपलाइनिंग के लिए एनपीटीएल को प्रेफर कर लीजिए। वो मुझे लगता है 2 या 2 घंटे लेगा, आप वो पाइपलाइनिंग को कवर कर जाएंगे। और क्वेश्चन उसी में से आते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एक फैकल्टी है, उनका नाम रेड्डी है, मेडिजी के फैकल्टी है। तो कंप्यूटर साइंस वाले उन्हें तो भगवान बोलते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर सुब्बा राव ऑर्गेनाइजेशन, रेड्डी। हाँ वो बहुत बढ़िया फैकल्टी है। तो उनके नोट आप प्रेफर कर सकते हैं। उनके नोट तो मैं बोलूँगा एक्सीलेंस है इस फील्ड में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले उन्हें भगवान बोलते हैं। रेड्डी नाम है सबका। सर ईएमटी के लिए क्या करना चाहिए? ईएमटी के लिए आप प्रैक्टिस मारिए और कोशिश करिए कि ट्रांसमिशन लाइन जो लास्ट के एंटीना वेवगाइड इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। नहीं सर, मतलब वो जो टॉपिक्स है ना, क्या 3D वगैरह वो अच्छा। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उधर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, वेक्टर 3D आई सर थिंक ऐसे तो। तो पिछले साल से इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स है कि नहीं है सर, पता ही नहीं चल रहा है, उसको कैसे डील करें सर? मैं बोलूँगा कि आप जनरली ऐसे देख जाइए, ज़्यादा उसे मतलब लगाओ लेके मत रखिए कि हाँ 100% आना है ये, क्योंकि गेट वाले कभी कभार बोलते हैं कि ये टॉपिक नहीं है और आ जाता है क्वेश्चन। कुछ टॉपिक उनका ऐसा हमेशा रहा है, तो हो जाता है कभी कभार, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश करिए कि जो कम वेटेज है, जो क्वेश्चन नहीं आते उन टॉपिक को उतना मत करिए। सर सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी देख लिया और प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। हाँ उतना सफिशिएंट है मुझे लगता है। बाकी शुभम थैंक यू सर। सर। बताइए सर। मेरा तो खुद ईएमटी वीक था, तो नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको ज्यादा मैग्नेटोस्टैटिक। आइडिया होगा मुझसे, आपको नहीं ज्यादा आइडिया नहीं, होगा। मैं तो जैसे क्वेश्चन पूछा ना इसके पहले ही मैं बोला कि मेरे को अब लग रहा है ना ऑल इंडिया सबका यही है, ईएमटी और कम्युनिकेशन सबका ही। मतलब मैं जितने सेशन किया हूँ अभी भी, जैसे पहले आधे घंटे पहले जो सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें भी ईएमटी कम्युनिकेशन ही था वीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक मैं तो छोड़ दिया था अपने टाइम पे, क्योंकि बहुत बड़ा है टॉपिक और वही है क्वेश्चन का उसका प्रोबेबिलिटी कम है। तो बेटर यही है प्रीवियस ईयर बस देख लो ताकि आइडिया लग जाए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते थे, और बहुत ज्यादा अगर स्पेंड नहीं भी करे टाइम तो चलेगा मेरे ख्याल से। मैं ईएमटी का कुछ आपको बता देता हूँ। ईएमटी का एक मिनट। हाँ ईएमटी में आप इनिशियली जो चैप्टर है ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम,
वेक्टर कैलकुलस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 5 to 10% वेटेज होता है। और बाई कंडीशन का भी आ गया तो मैं उसका नहीं कर सकता, लेकिन वेटेज कम होता है। बाद में आप आ सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन, मैक्सवेल इक्वेशन, वेवगाइड, एंटीना, इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड, मैक्सवेल इक्वेशन ये मोड फार्मूले बेस्ड हैं ना, तो इनमें उतने मतलब कि क्वेश्चन नहीं आते कि आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये 4 आप इजीली कर सकते हैं और इनका वेटेज लगभग 60-70% है। मैक्सवेल इक्वेशन, ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड, एंटीना, ये चारों मतलब कर सकते हैं, इजी है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन। हाँ प्रश्न। हेलो सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैंने एनालॉग स्टार्ट किया ना, तो सर पूरा सब्जेक्ट नहीं कर पाता, मतलब आधा हुआ ना, तो मुझे लगता है कि दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, मतलब डिजिटल स्टार्ट किया, ऐसे एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन नहीं लगता सर, रह पाता है। मैं तुम्हें बोलूंगा, इमेजिन करो कि एक स्टेयर है ना, सीढ़ी जानते हो गाँव में? यस सर। ना, मान लो कि स्टेयर है, वो चली जा रही है 2 फ्लोर पे ना, और मान लो उसमें से आपने 3-4 स्टेप निकाल दिया, डंडिया, और मैं अगर आपको बोलूं कि स्टेयर पे चढ़ जाओ, आप चढ़ पाएंगे? हाँ? नहीं सर। मैं रिपीट करता हूँ, एक स्टेयर लगा हुआ है, आपको ऊपर जाना है, उसमें कई डंडियां लगी हुई है, लेवल लगी हुई है, और उनमें से मैं 5 निकाल दिया और आपको बोल रहा हूँ कि आप चढ़ जाइए। आप कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे, आपको डर लगेगा हमेशा, और आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा डर लगेगा, और रियलिटी होगा कि इन द एंड आप नहीं चढ़ सकते। तो आपको बीच में ऐसे नहीं करना है कि मैं 2 टॉपिक पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा और पूरे 8 को अवॉइड कर दिया। नहीं, आप ये कर लीजिए कि इनमें से 2 इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं एनालॉग के, आप उनको रीड कर जाइए। और जो कम वेटेज है ना, उनको, ये होता है, ये एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट में होता है कि कुछ टॉपिक कम इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप उनको इग्नोर कर सके। लेकिन जो हाई वेटेज है ना, जिन स्टेप की वैल्यू ज़्यादा है, उनको मत इग्नोर करिए और उनको कवर करिए। और ये मिस्टेक मत करिए कि हाँ मैं कुछ आधा पढ़ के मैं दूसरे चालू हो जा रहा हूँ, आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये एनालॉजी आपके लिए काफ़ी बेटर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप चैप्टर को बीच में पढ़ के मत छोड़िए, और कोशिश करिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को तो जरूर कवर करिए। यस सर, थैंक यू। ओके सर, थोड़ा ईडीसी से रिलेटेड टिप्स बताइए सर। ईडीसी तो मैं सबसे खतरनाक मानता हूँ भाई। ईडीसी एक्चुअली मेरा भी काफ़ी वीक था, लेकिन ईडीसी का ये है कि यार प्रैक्टिस मांगता है ईडीसी काफ़ी ज़्यादा। और ईडीसी इनिशियली 2 सेक्शन है ना, सेमीकंडक्टर वाला, ईडीसी का भी मैं लिखा हूँ। यस सर। ईडीसी में जैसे तुम्हारा आता है एनर्जी बैंड, चार्ज कैरियर पहला, ठीक है, और उसके बाद आता है कि एक्सेस कैरियर इन सेमीकंडक्टर, और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जंक्शन डिवाइसेस। इसमें अगर फार्मूले बेस आ गए तो ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, इक्वेशन वाले बढ़िया क्वेश्चन, तो उसमें लगभग सभी के बोल जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं लगभग ऐसे क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता था, 50% क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट नहीं होते थे। तो ईडीसी थोड़ा है, ईडीसी मैं बोलूँगा पर्सनली कि हाँ, ईडीसी का मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो आप उसमें कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजी फार्मूले बेस या फिर थ्योरेटिकल बेस, आप उसको कर जाए। जो बाकी थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं ना, आप उनमें कोशिश करिए कि ये मुझसे बनेगा, अगर वो बनता है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं बनता है तो आप उसको टच भी मत करिए। क्योंकि अगर आप किसी भी वो एक्चुअली ऐसे होते हैं कि एडीसी क्वेश्चन आप करने बैठेंगे, आपके 5 मिनट चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एडीसी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपसे बन रहे हैं तो अटेम्प्ट लीजिए, और नहीं बन रहे तो मत लीजिए। और उसके लिए क्योंकि गेट वाला बुक आपको एक सफिशिएंट रीजन दे देगा ईआरडी के पीछे। यस सर। सर कोई भी ईडीसी क्रैश मॉड्यूल में, हाँ अमृतांशु सर ईडीसी क्रैश कोर्स से करते जाएं तो एनफ रहेगा कि फुल कोर्स वाला ही देखना पड़ेगा? आप अभी फाइनल ईयर में या फिर 4th ईयर, 3rd ईयर? फाइनल ईयर में सर। हाँ फाइनल ईयर में है, और अभी तैयार हमारे पास 2 महीने बचे हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो कर जाइए, ये आपके ऊपर है। वैसे क्रैश कोर्स कितने आवर का है? सर
ये तो नहीं देखा सर, लेकिन उससे तो कम ही है सर। हाँ आप देख लीजिए, अगर मैंने लगता है कि आपको कर मैंने सकते हैं तो कर एनपीटीईएल वाले सकते लेक्चर सोचा था मैं देखूंगा, हैं। तो वो सही रहेगा। नहीं यार, ईडीसी वो लगभग 30 आवर्स से ज़्यादा का होंगे, मुझे लगता है कि वो थोड़ा काफ़ी पड़ जाएगा। और ईडीसी का एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा था, मैं ईडीसी को सबसे लो प्रायोरिटी देकर रखा था। तो मैं भी ईडीसी को फार्मूले और 2 नोट में कंसेप्ट दिए हुए थे उनको, और क्वेश्चन पे भी मैं 3 बताया। ईडीसी को आप 3 तरीके कर सकते हैं हैंडल। पहला तरीका कि उसमें जितने भी फार्मूले हैं ना, आप उनको देख लीजिए। कोई बैंड गैप का फार्मूला, कोई एक्सेस कैरियर, रिकम्बिनेशन वाले के बहुत पॉपुलर हैं, रिकम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो आप उनके क्वेश्चन देख लीजिए। और पहले फार्मूले को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप कंसेप्ट देखिए, थ्योरी जो है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनको कर जाइए। लास्ट में आते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनमें से देख लीजिए जो बनता है उसको कवर कीजिए। और क्रैश कोर्स का आपको लगता है तो आप कर जाइए, बाकी आपको जैसा लगे। ओके सर। सर इन जनरल इस टाइम पे कितने आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, रिवीजन प्रैक्टिस? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। मैं इनिशियली बहुत कम पढ़ता था, मैं इनिशियली लगभग 2-3 घंटे शुरू में मेरा चलता, लेकिन लास्ट टाइम पे ये 2-3 घंटे में बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल का, अप्रैल मई जून में मैं थोड़ा पीक पकड़ लिया था, और वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगा था। लास्ट में आते आते मेरा 8-9 घंटे तो डेली बन ही जाता था। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, 8-9 घंटे डेली कर लेता था, और उसके बाद जब पेपर टाइम पे तो पूछो ना, काफ़ी ज़्यादा चले जाते थे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है सचिन। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू शुभम सर। हाँ मोहम्मद, कैफ आपका कोई क्वेश्चन था क्या? सर मतलब कोई भी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कैसे सिलेक्ट करें, कैसे मालूम पड़ेगा ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है? इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि आपको किसी टॉपर से, किसी बढ़िया बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सोम सर से कांटेक्ट कर लीजिए, हो सकता है वो बता दे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर किसी बंदे को टारगेट। अच्छा ठीक है, तो आप किसी भी टॉपर को क्योरा पे पूछिए, कोई भी हो ना, क्योरा, लिंक्डइन, कहीं पर भी आपको कोई मिलता है तो आप पूछिए। वो रिप्लाई करे या ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, आप उससे पूछिए। और वैसे मोस्टली रिप्लाई कर देते हैं, मैं भी जब भी खाली पाता हूँ 1-2 दिन में तो रिप्लाई कर देता हूँ। आप वहां से देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, अगर वो बताते हैं वो रैंक लाए तो उन्हें पता कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से कर सकते हो। दूसरा तरीका कि आप सेल्फ, आप फुल लेंथ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपका सब्जेक्ट तो नहीं जानता, जैसे आपने बताया मैथ और जियो इन्फॉर्मेटिव बताया, ठीक है, आप इनको देखेंगे ना तो हो सकता है मैथ से आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं और किसी सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन मिले हैं। इस बात है मैथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक तरीका है कि आप करेंगे, लेकिन इससे बेटर तरीका मुझे लगता है फर्स्ट वन है कि आप किसी टॉपर को पकड़िए, आप उनसे पूछिए। हो सकता है वो रिप्लाई ना करें, लेकिन कोई नहीं, आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करिए, आप उनसे पूछिए, वो ज़रूर रिप्लाई करते हैं, वैसे मोस्टली करते हैं, मैं भी कर देता हूँ। ओके सर। सर एक है डाउट सर, मतलब जब आपने इंटरव्यू दिया आईआईटी में एडमिशन के लिए तो आपका इंटरव्यू कैसा हुआ सर, वो बता सकते थोड़ा एक्सपीरियंस? आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू सिर्फ एमएस डिपार्टमेंट के लिए होता है, एमटेक रिसर्च के लिए, और आईएससी बेंगलोर में वो एमटेक में 2 डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू नहीं लेते, बाकी वो एमटेक में भी लेते हैं इंटरव्यू और एमटेक रिसर्च में भी लेते हैं। मेरा आईएससी में इंटरव्यू बढ़िया गया था, एक सब्जेक्ट का अच्छा नहीं गया था, वो क्वांटम कंप्यूटिंग था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आईआईटी बेंगलोर का अच्छा गया था। और उसके बाद मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया था, आईआईटी बेंगलोर दिया था, और हाँ आईटी मद्रास भी दिया था, वहाँ का इंटरव्यू अच्छा गया था। वो फैकल्टी बहुत बढ़िया होते हैं यार, अगर आप मान लीजिए वो शुरू में आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल वन, ताकि वो आपको एक फ्लो में लेके जा सके। और आप जैसे क्वेश्चन में कोई में अटक गए ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अटके हुए, वो आपको बताएंगे भी कि हाँ आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप वो इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाता है, आप उसकी टेंशन न लीजिए, आप वो काफ़ी बढ़िया जाता है। लैंग्वेज का डर लगता है सर, मतलब सर उर्दू मीडियम से तो उतना अच्छी इंग्लिश है नहीं, तो लैंग्वेज मैटर करती है क्या सर? क्या फिर वैसे अगर आप साउथ में जाना चाहेंगे ना, मद्रास बॉम्बे, तो उनका तो इंग्लिश मतलब रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोफेसर आपको सही को मतलब बढ़िया प्रोफेसर मिल जाए ना, तो वो हिंदी में भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं। मुझे याद है एक सर थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम हिंदी में बोल सकते हो,
लेकिन मैंने इंग्लिश में कंटिन्यू करके रखा था। और यहाँ पे अपने बॉम्बे साइड आप बोल सकते हो हिंदी, उसमें कोई डाउट नहीं। बॉम्बे, गांधीनगर जितने इंटरव्यू होते हैं आप हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हो। ओके सर। सर आपका स्पेशलाइजेशन कौन सा है सर एमटेक में? अभी मेरा इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम ICS TA है। सर आप आगे फ्यूचर में सर PhD वगैरह करेंगे? यार एक्चुअली PhD करने के लिए सच्चाई है कि आपको कोई टॉपिक पे पता होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक पे रिसर्च करना है। आप ऐसे PhD नहीं जा सकते कि मुझे PhD करना है। आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, कोई रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। अभी वैसे मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, ना मुझे कोई आइडिया लगा है। अगर मुझे लगता है तो हो सकता है मैं सोचूं, वैसे अभी प्लेसमेंट ही प्रायोरिटी है। तो अगर कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए लास्ट, बस फिर एंड करेंगे नहीं तो सेशन को। मैं एक पिक दिखाता हूँ अपना ना, आप लोग को टेस्ट सीरीज का आइडिया लगेगा कि टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर तो सभी के कम आते हैं, इसलिए मेरे भी नंबर कम आते हैं। मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर दिख रहा है ना। देखो नंबर इनिशियली सभी के कम आते हैं, कोई भी मतलब शुरू से ही नहीं होता कि यार कोई टॉपर है। ये मैं अगस्त सितंबर का मेरा फुल लेंथ है और ये जनवरी का फुल लेंथ है ना। मैंने मिस्टेक क्या किया था, मैं अगस्त में फुल लेंथ चालू कर दिया था, लेकिन मैं सितंबर में ब्रेक कर दिया था, फिर उसके बाद मैं जनवरी में चालू हुआ। मैं अगस्त सितंबर का दिखाता हूँ इसका। ये मैंने पहला फुल लेंथ दिया था 23 अगस्त को। मेरे नंबर देखिए आप कितने आए हैं, कोई बोले कितने नंबर है मेरे? 30.72। हाँ, तो मेरे नंबर 30 नंबर है पहले फुल लेंथ में। और यहाँ से शुरुआत होता है। आपको अगर लगता हो कि कोई बंदा शुरू से टॉपर होता नहीं होता, मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं भी आपकी तरह ऐसे तब तैयारी कर रहा था तो कई प्रॉब्लम फेस किया, बिल्कुल आपकी तरह। तो 30 नंबर आए, लेकिन मैं एक सप्ताह बाद 23 को ये दिया था, फिर 30 को 1 वीक आफ्टर संडे के दिन सेम टाइम, एग्जाम टाइमिंग मेरा सेम था। मैं वो काम नहीं करता कि एग्जाम 2 बजे से मैं 9 बजे बैठ गया, नहीं। एग्जाम टाइमिंग से मैंने दूसरा फुल लेंथ दिया, 44 नंबर आए। तीसरा फुल लेंथ दिया, 47 नंबर आए। चौथा फुल लेंथ 41, पांचवा फुल लेंथ 55। ये 28 सितंबर में पहुंच गया हूँ ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि शुरू में आपके नंबर कम आएंगे, 100% नंबर कम आने हैं, लेकिन आप टेस्ट सीरीज को रिवाइज करिए, उसमें दो मिस्टेक को उसको एनालाइज करिए। मैं तो चीज़ें बोल रहा हूँ, आप कहीं पे लिख सकते हैं। जब आप फुल लेंथ दे रहे हैं तो उसको रिवाइज करिए। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 5 घंटे लग रहे हैं तो 5 घंटे भी दीजिए। कोशिश करिए संडे को सेपरेट अपना फुल लेंथ के लिए टारगेट करिए, और हर एक वीक या हर 2 वीक में फुल लेंथ देते रहिए। आपके स्टार्टिंग में नंबर कम आएंगे, वो है, मेरे भी नंबर कम आते थे, लेकिन आप फुल लेंथ दीजिए, उसके 3 या 5 घंटे रिवाइज करिए, इतना लग जाएगा इनिशियली। और 2 मिस्टेक हुए हैं, उस मिस्टेक को नोटिस करिए और उसको कहीं पे लिख लीजिए, और फिर अगले पल उन सबको रिवाइज करके 1 सप्ताह बाद या 2 वीक बाद आप फिर से फुल लेंथ दीजिए। ये मेरा स्टोरी था अगस्त सितंबर। मैंने सितंबर में 28 सितंबर में मैंने गलती क्या किया कि मैं यहाँ पे फुल लेंथ को स्टॉप कर दिया। मेरे 55 नंबर आए थे। मुझे लगा कि 55 नंबर इसी के लिए बढ़िया है, मैं बाकी कुछ सब्जेक्ट को दोबारा देख लेता हूँ, जैसे EMT, कम्युनिकेशन, EDC, एनालॉग और कंट्रोल सिस्टम। तो मैं वहाँ पे उनको देना चालू कर दिया, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं वहाँ पे रिवीजन बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट रिवीजन मेरा खत्म हो गया था। तो मैं जब 13 जनवरी को स्टार्ट किया, मेरे नंबर देखिए कितने आए हैं, कोई प्रोनाउंस करे कितने नंबर है मेरे? 37। हाँ, मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ? 37 से। और इसके पहले भी मैंने एक फुल लेंथ दिया था, उसमें 30 नंबर आए थे। तो आप सोचिए, मैं 55 पे था, मैं 37। मैं 2 दिन फुल तरीके से ब्लॉक हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो इसके पीछे रीजन ये था कि मैं रिवीजन नहीं किया एक भी सब्जेक्ट का।
और फिर मैं 2 दिन में था, मैंने एक दोस्त से बात किया और उसने बताया कि यार तू रिवीजन नहीं किया है। मैं रिवीजन करके फिर दिया, मेरे नंबर देखिए कितने हैं, 55। और उसके बाद फिर मैंने नंबर इंक्रीज करने चालू किए हैं। लास्ट वाले फुल लेंथ मुझे याद है, इसके बाद भी एक मैंने दिया था, उसमें नंबर आए थे समथिंग। तो ये रीजन है ना, आप फुल लेंथ देते रहिए और डरिए मत कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। नंबर मेरे भी कम आ रहे हैं, लेकिन आप जितना बढ़िया से फुल लेंथ देंगे ना, आपको उतना बेटर रहेगा, आपको आगे उतना फायदा दिखेगा, नंबर इंप्रूव करते जाएंगे। कंडीशन ये है कि आप फुल लेंथ देने के बाद उसको रिवाइज करिए सही से और मिस्टेक को एनालाइज करिए। सर 6-7 सब्जेक्ट के बाद FLT दे सकते हैं? आप अभी फाइनल ईयर में हैं कि? सर फाइनल ईयर। ओके, आप दे सकते हैं क्योंकि आपने बीटेक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट आप फार्मूला जानते हैं ना, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। सर डेली रिवीजन का कैसे करें सर? सारे सब्जेक्ट्स को अगर करना हो तो डेली कैसे रिवाइज करें? शुभम सर आप कुछ कमेंट करिए इस पे। जो मैं बताया ना, देखो वही है, स्लॉट्स डिवाइड कर लो अलग अलग। कुछ ऐसा कि कुछ टेस्ट का स्लॉट रखना है। मैं पहले बोलूँगा रिवीजन का स्लॉट, रिवीजन करके टेस्ट का स्लॉट, टेस्ट के बाद फिर उसका एनालिसिस इम्प्रूवमेंट, और बचा हुआ स्लॉट में जो बचे हुए सब्जेक्ट बचे हुए उसका, और रिवीजन अलग अलग सब्जेक्ट आप चेंज करते जाओ तो अलग अलग सब्जेक्ट का रिवीजन होते जाएगा। किसी दिन एक का रिवाइज करके टेस्ट दिए, किसी दिन दूसरे का, ऐसा चेंज कर करके। अमृतांशु, मैं भी एक सर कमेंट करूंगा, और शुभम दाबी सर का एक वीडियो है, वो बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करे, मतलब रोज किस तरह हैंडल करना है, तो वो देख सकते हैं, वो बहुत सही है। कौन सा वाला है, नाम याद है क्या? सर होता ना, आप एक बनाए थे बोर्ड पे सब लिख के, ABCD सब सब्जेक्ट लिखे थे। हाँ, और लाइन से सबको टेस्ट सीरीज पे था शायद वो। हाँ, रोज उसको हैंडल, रोज रिवीजन का भी बताए थे, वो सही था। और सर मेरे को टेस्ट लेना चाहिए क्या अभी? मतलब मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मैं भी अभी आप 2 ईयर का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, 2 ईयर का तो टेस्ट सीरीज आता है। तो मैं अभी से देना चालू करूँ? अभी मतलब मेरे 2 ही सब्जेक्ट हुए हैं। नहीं, आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे मैं तो आपको ना बोलूँगा, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब 3-4 सब्जेक्ट हो जाए तब से चालू करता हूँ सर। हाँ, क्योंकि आप अभी 3rd ईयर में हैं और कई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है आप दें, आपके नंबर कम आए, आप अभी डाउन हो जाएं। वैसे 3rd ईयर में है तो अभी कुछ, लेकिन लास्ट में आप दे सकते हैं, जब एग्जाम हो ना आपका, तो उसके पहले आप 4-5 फुल लेंथ देना वहाँ दे सकते हैं, एग्जाम के मंथ में, मतलब जनवरी की बात कर रहा हूँ। ओके सर। तो चलिए सेशन एंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। थैंक यू संजय, आपने जैसा मैंने बोला था, संजय एकदम डाउन टू अर्थ है, और आपको भी फील आ रहा होगा कि मतलब मैंने बहुत सेशंस कंडक्ट करवाए, पर ये सेशन का फील अलग था कि एकदम कोई आपके लेवल पे आके बात कर रहे वैसे करके। तो इसीलिए मैंने खासकर संजय को रिक्वेस्ट किया था आने को। आएंगे संजय से 1 और 2 वीडियो का डिस्कशन भी हुआ है, कुछ अच्छा कंटेंट और आएगा आपके लिए, बस मैं वही ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल के। तो थैंक यू संजय, थैंक यू तुमको भी, क्योंकि तुम्हारा भी एमटेक चल रहा है। IIT बॉम्बे से एमटेक आसान नहीं है। मैं काफी ज्यादा कोशिश करता हूँ। सर एक क्वेश्चन और था सर मेरा। हाँ सर, जैसे मेरे को दोपहर में सर देना है टेस्ट, तो 3 बजे, तो मैं सर मॉर्निंग में क्या कर सकता हूँ, मतलब जैसे गेट का फील लेने के लिए, गेट वाले एग्जाम के लिए? देखो के लिए जैसे अभी पूछा काफी लोगों ने, रिवीजन के लिए मेरा क्या रहता था, मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। मेरी मॉर्निंग के टाइम पे किया करता था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम फ्रेश होता है आपका दिमाग, आप सो के उठे होते हैं तो आपका दिमाग सही से काम करता है। मैं रिवीजन मतलब मॉर्निंग टाइम पे किया करता था, ये मेरा फिक्स होता है रिवीजन। और दूसरा, आप बोलने कि जिस दिन आपको फुल लेंथ देना है, तो उस दिन सुबह उठ के आप रिवाइज कर सकते हैं, जो भी पिछले टेस्ट सीरीज में मिस्टेक किया था ना फुल लेंथ में, तो आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ ये मैंने मिस्टेक किया था और ये मुझे अवॉइड करना है। और बाकी आपका कोई वर्क हो तो आप उस पर कर सकते हैं, कोई भी प्रीवियस सब्जेक्ट को कुछ कर सकते हैं। और जब फुल लेंथ देने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले आपको सोचना कि मैं लास्ट बार क्या मिस्टेक किया था। आपने लिखे हुए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गया था, नॉट करेक्ट था, मैंने वहाँ पे करेक्ट लिख लिया, बेस्ट ऑप्शन लिखा था, मैं वहाँ पे ऐसे एक ऑप्शन ले लिया, डबल डिजिट का था, मैंने सिंगल डिजिट पुट किया है,
तो ये सब आप उसको देख जाइए और कोशिश करिए कि आपसे पिछली बार जो मिस्टेक हुआ, जैसे कंसंट्रेशन मिस्टेक हुआ है या और कोई मिस्टेक हुआ, आप उनको मतलब आधे घंटे पहले दिमाग में कर लीजिए कि ये मुझे मिस्टेक नहीं करना है, और बाकी यही रहेगा। यस सर। तो सर जैसे मतलब पूरा सब्जेक्ट तो मतलब रिवाइज नहीं कर सकते, जो वीक सब्जेक्ट है उसको टेस्ट मतलब फुल लेंथ दिलाने से पहले रिवाइज कर लेंगे हाँ फॉर्मूला ये वगैरह। ठीक है। यस सर। हाँ आप फार्मूला तो रिवाइज करेंगे ही ना। यस सर। थैंक यू सर। चलो संजय, थैंक यू। और अगर जमा तो एक और सेशन फिर बीच में फिर लेंगे कभी। मैं अपना कांटेक्ट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ना, और बाकी शुभम सर के ग्रुप पे भी मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, टेलीग्राम पे भी हो, तुम डाल देना उस पे भी। हाँ यहाँ से आप मुझे कमेंट तो आ गया, कर सकते हैं। ये शायद और पर हट प्रॉब्लम जाता है। हाँ अच्छा चलो, हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप लोग ये मत सोचिए कि मतलब कोई भी रैंकर है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बेस्ट वे है कि आप उसको हैंडल करिए। और हैंडल कैसे करेंगे, आप किसी सीनियर से करिए, हो सकता है वो मिस्टेक किया हुआ हो ना। अगर आप उसके मिस्टेक वही मिस्टेक कर रहा है और उसने जीता हुआ है, तो आप उस मिस्टेक को वहां पे अपना आइडेंटिटी करके कर सकते हैं। और कभी भी कुछ हो ना, पूछ लेना किसी से भी, मुझसे, सर से, आप कोई भी टॉपर से, मतलब डरना नहीं कि यार कैसे पूछूं, उनके पास समय होगा या नहीं होगा। मेरे पास जब भी समय रहेगा मैं देखूंगा, या फिर कोई भी हो, शुभम सर हो, वो देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा। एक्चुअली हमारा कोर्स काफी हेक्टिक होता है यहाँ पे, तो जब भी समय मिलेगा हम जरूर देखेंगे और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप पूछ सकते हैं, और मतलब ऐसे मत सोचना कि यार वो टॉपर है कैसे, वो भी आपकी तरह है, आपकी तरह गया हुआ है, तो आप मतलब पूछ सकते हैं। सर जैसे मेरा और एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे दिक्कत क्या होता है कि मैं कंटेंट के पीछे बहुत भागता हूँ। जैसे यूट्यूब में कुछ लाइव क्लास चल रहा है, देखा कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं और क्वेश्चन मेरा फर्स्ट टाइम से बन नहीं रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैं जितना पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं है, मेरे को और ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो इस चक्कर में मेरा पहले 2-3 महीने भी गया, मतलब कि इसीलिए मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। मैं उसको थोड़ा रिड्यूस तो किया, लेकिन अभी भी लगता है। जैसे मैं एक टेस्ट दिया हुआ, कुछ भी लाइव क्लास चल रहा है, मैं देखा कि इस सर ने ये क्वेश्चन कराया और मेरे से नहीं बना, तो मेरे को लगता है कि मैं जितना पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि मेरे को अपना कंटेंट में बिलीव ही नहीं होता है कि मेरा जितना पढ़ा है इतना तो ठीक है, मेरे को क्वेश्चन बन जाएगा। इससे क्या करे शुभम दवे सर? अभी कुछ इसमें बोलिए। देखो मतलब कि मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इसी स्टूडेंट का फेवरेट होता है नेटवर्क, और उनको लगता है कि नेटवर्क उनका सबसे फेवरेट है, नेटवर्क ही सब कुछ है। आप नेटवर्क पर नेटवर्क पे कोई चीज देखें तो आपको लगता है यार यहाँ से मेरे एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो आप उसको कूद गए। आप नेटवर्क पे 100% फोकस होकर चल रहे हैं, और आप उसके प्लेस पे बाकी सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। और एग्जाम क्या होता है, इक्वली सब्जेक्ट लगभग सब कॉमन होते हैं और सब इक्वली आते हैं। देखो मैं बोलूँगा, मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में 100% नहीं ला सकते हैं आप, कभी भी 100% नहीं ला सकते। हो सकता है आप 90% पहुंच जाए, लेकिन 100% नहीं ला सकते। तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना कि यार ये मुझे करना है 100%। अगर आपके टोटल मान लीजिए हमारे गेट में 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और आप 10 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के 70% मिनिमम किए हैं, 60 to 70%। तो आप सोचिए आप ऑलरेडी 70 नंबर पे हैं, और वो 70 नंबर 100 रैंक के नीचे है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे नेटवर्क को पकड़ के बैठे हैं, उस पर वीडियो देखे जा रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम को पकड़ के बैठे हैं, कंट्रोल सिस्टम पे वीडियो देखे जा रहे हैं, एनालॉग पे वीडियो देखे जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं, आप केवल 10% पे है। स्मार्ट तरीका क्या कि आपको तो हर एक सब्जेक्ट का 60-70% करना है, 100% कोई भी नहीं कर पाता। और आप यहाँ से करके निकल लेंगे। आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के मत बैठिए कि मुझे नेटवर्क की मेरा फेवरेट है, मैं इस पे करना है। और किसी भी सब्जेक्ट को दिल से मत लगाइए। आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, 10 के 10 इक्वली है, तो मैं ये बोलूंगा। और दूसरा कमेंट मेरा ये रहेगा कि देखो, आज के समय हर एक कंटेंट ऑनलाइन है, हर एक जगह आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाएंगे। एक से एक कोचिंग है यूट्यूब पे, हर एक जगह कोचिंग है, हर एक जगह आपको कंटेंट मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग का कंटेंट अच्छा नहीं होता, तो मैं आपको बोलूंगा आप प्रोफेशनल से चिपक के रखिए। जो प्रोफेशनल है, जिनकी टीम बढ़िया है, उनसे रखे वो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने साल से करते आ रहे हैं। वो इतने टॉपर को निकाले हैं उनके साथ, वो खुद ऑलरेडी टॉपर है, वो खुद गेट टॉपर है, एससी टॉपर है, तो उन्होंने फेल कर चुका है। और उनका जो कंटेंट है, उनका कंटेंट नंबर 1 है। तो जैसे मैं अभी बताता हूँ, अभी पिछले साल एक टॉपर थे, वो अनअकैडमी के फैकल्टी हैं।
तो उनका क्या है कि वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं और उनका कंटेंट भी सही है और वो काफ़ी बढ़िया फैकल्टी है और काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाती है। लेकिन जैसे वो एक हो गया ना, अगर वो टेस्ट सीरीज देते हैं तो उनका एक अकेला है या फिर और 3-4 बंदों का कम्युनिटी है, तो 3-4 फैकल्टी या 10-12 फैकल्टी का तो वो ला रहे हैं। और मेडीजी की बात करें, मेडीजी इतने सालों से करते चली आ रही है, वो एक एक बच्चों का नस जानती है कि ये ऐसे, और वो इतने सालों से उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ में वो प्रोफेशनल बन चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अगर उनके नोट भी देखेंगे ना, तो नोट में भी वो लिखते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता रहता है हमेशा। और उनके टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ देखेंगे तो वो बेटर है। तो आप अगर प्रोफेशनल को फॉलो करके चलेंगे तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। आप ऐसे नॉर्मल भी चल सकते हैं कि किसी को भी, कि जैसे किसी भी को फॉलो करके वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल को फॉलो करके चलते हैं तो वो और बेटर है। और दूसरी चीज़ मैंने तो आपको बताया कि हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ के मत रखना कि 100% मुझे इसमें करना है, कोई नहीं कर पाता। आप कोशिश करिए कि 60-70% में इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। आपके लिए अगर नेटवर्क में 80-90% आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, कंट्रोल सिस्टम 80-90% आ रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें 100% लाने के पीछे मत पड़िए, हर सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करते चलिए। सर जब हम एक बार जैसे PYQs हाँ बोलो। एक्चुअली हाँ, क्या है बोलो। ना, सेशन 1 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे भी जाना था। लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, बोलो। ओके सर जैसे हम PYQs एक बार सपोज हमने बना लिए सारे, तो उसके बाद सर जैसे हम जब रिवीजन करते हैं, जब हम जितनी भी बार रिवीजन करेंगे तो हम बार बार वो PYQs करने की ज़रूरत होती है रिवीजन के टाइम? आप स्टार एनालॉजी को फॉलो करिए। जब आप पहले क्वेश्चन देखते हैं ना, आप पहली बार में सॉल्व किए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उनमें स्टार लगाइए। और जब आप रिवीजन करेंगे, मान लीजिए आपके टोटल 180 क्वेश्चन है, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको 30 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, मान लीजिए 30% क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आपको 60 क्वेश्चन ही देखने हैं। तो ये इस तरीके से आप कम क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें आप मिस्टेक कर चुके हैं, वो काफ़ी अच्छा तरीका है। और आप दोबारा आइए, अगर नहीं बन रहे फिर आप स्टार लगाइए तो उसमें डबल स्टार हो जाएगा। तीसरी बार आएंगे आपको 60 में 30% बेस क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे। वैसे आपका समय अभी कम है तो कोशिश करिए रिवीजन और अच्छे क्वेश्चन को ही देखिए। आपने तो फुल लेंथ दिए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर लगाए हुए उनमें से अच्छे क्वेश्चन को ही रेफर करिए। सर बस एक मेरा ये डाउट था कि जैसे मैं डेटा साइंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या रैंक, मतलब कितना मार्क्स आना जरूरी होता है, मतलब कुछ आपको ऐसा आइडिया है? डेटा साइंस का यार एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट जैसे अगर आप IISc में जाना चाहते हैं, ठीक है, ब्रांच आपकी कौन सी है? सर EC। ओके, IISc जाना चाहते हैं, इसी ब्रांच है, तो आपको लगभग अराउंड 40 नंबर और स्कोर अगर 560 अबव आता है तो आई थिंक वहाँ से एमटेक रिसर्च पे कॉल आ जाएगा। और IIT बॉम्बे वगैरह में आपको जाना पड़ेगा अराउंड 50 मार्क्स के आसपास। ठीक है सर। और ये भी डिपेंड करता है कि उस साल का पेपर कैसा है। मैं तो ये बताना भूल गया, मान लीजिए आपका 50 नंबर आया और पेपर इजी आ गया तो स्कोर ऊपर चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि अपने आप को 50 to 60 नंबर के अप्रॉक्स करके चलिए। ओके मतलब चलिए फाइनली थैंक यू सर, एंड करते हैं। थैंक यू संजय और थैंक यू सबको ज्वाइन करने को।